टॉपिक है बेटे, इसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेसिकली कहते हैं किसे, इसे जरा समझिए। बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक सिस्टम है। सिस्टम हम सबको पता है, एक ग्रुप होता है जो लार्ज नंबर ऑफ मेंबर या लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है जो दो चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसमें जो ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, इन दोनों चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल होता है, लेकिन नेचर क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो जब भी कोई दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से सेपरेट होते हैं किसी एक फिक्स डिस्टेंस से, तो जो ये सिस्टम तैयार होता है इसे फिजिक्स में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अगर मैं डाइपोल की बात करूं इलेक्ट्रिक डाइपोल में, तो हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है, हमें अच्छे से क्या पता है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि हम एक सोडियम की बात करूं, तो जो सोडियम होता है, सोडियम के पास एक प्रॉपर्टी होती है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके कौन सा चार्ज ले लेता है? दिस इज पॉजिटिव। इस तरह से जो क्लोरीन होता है, एक इलेक्ट्रॉन को लेके उसका बिहेवियर कैसे हो जाता है? दिस इज नेगेटिव। तो हमारे पास दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल किसका है? सोडियम का, जिसने कैरी किया क्या है? पॉजिटिव चार्ज। हमारे पास एक दूसरा पार्टिकल है, दिस इज क्लोरीन, इसने कौन सा चार्ज कैरी किया है? नेगेटिव। और इन दोनों के बीच का अपना कोई डिस्टेंस है, दिस इज सपोज टू बी आर। और हमें पता है कि ये दो पार्टिकल हैं, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम पे जितना पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पर एक अट्रैक्शन की फोर्स लगाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ से इन दोनों अपोजिट चार्ज के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की फोर्स लगती है। उसका रिजल्ट ये लगता है कि ये दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक जाते हैं और एक फिक्स पॉइंट पर जाकर रुक जाते हैं। क्या इससे कम डिस्टेंस इनका हो सकता है? आंसर नो। तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये होता है कि जो सोडियम और जो क्लोरीन है, ये एक फिक्स डिस्टेंस पे जाके क्या होते हैं? यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो हम ये देखते हैं कि ये जो एक सिस्टम तैयार हुआ, पहले दो अलग अलग मेंबर थे, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे से कूलम की फोर्स से जुड़ गए तो ये क्या बन गया? एक सिस्टम। अब इस सिस्टम में कितने मेंबर हैं? दो। इसके दो मेंबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से सेपरेट होते हैं किसी एक फिक्स डिस्टेंस से, दिस इज नोन एज क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस डाइपोल की एक स्पेशलिटी है, क्योंकि एक सिस्टम है, और सिस्टम में ये होता है कि अगर मैं एक सोडियम के एक पार्टिकल को 2 सेंटीमीटर खिसकाऊंगा तो पक्का क्लोरीन को भी 2 सेंटीमीटर इधर खिसकना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से सोडियम को उठा के ऊपर लेके जाऊंगा तो क्लोरीन भी इसके साथ ऊपर ले जाएगा। तो मतलब जो मूवमेंट एक पार्टिकल में होगी वही मूवमेंट सेम दूसरे पार्टिकल में होगी। अगर हम एक पे फोर्स लगाते हैं 5 न्यूटन की, तो दूसरा भी क्या उसी 5 न्यूटन की फोर्स को एक्सर्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से सेपरेट होते हैं एक फिक्स डिस्टेंस से अपार्ट, इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये दुनिया इलेक्ट्रिक डाइपोल से भरी पड़ी है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, NaCl, CH3, COOH, दिस इज एसिटिक एसिड, H2O, NaCl हो गया हमारा, KCl हो गया, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं। और सब में हमेशा क्या देखते हैं हम? दो पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं किसी एक फिक्स्ड डिस्टेंस से, जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड होता है और नेचर कैसा होता है? एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करूं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इट इज व्हेन इट इज ए सिस्टम मेड अप ऑफ टू पार्टिकल्स, टू चार्ज पार्टिकल्स, of equal in magnitude but opposite in nature, are separated by fixed distance apart, is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर मैं सोडियम को लेके जाऊंगा तो क्लोरीन को उसके साथ चलना पड़ेगा। अगर मैं सोडियम को लेके जाता हूं क्लोरीन नहीं चल रहा, इट इज नॉट ए सिस्टम। क्योंकि सिस्टम होता है दोनों का मूवमेंट कैसा होता है? एक जैसा होता है। लेकिन सोडियम को चल रहा है लेकिन क्लोरीन कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, इट मीन्स इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम, इट इज नॉट ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, KCl, CH3, COOH, H2O, NaCl, बहुत सारे हैं, HCl, KCl, these are all known as क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। अब मेरे को एक छोटी सी बात बताइए, जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं, हम इन डाइपोल्स को क्यों पढ़ रहे हैं? तो आंसर हम इन डाइपोल्स को यूँ पढ़ रहे हैं क्योंकि इन डाइपोल्स के पास एक इफेक्ट होता है। किसका इफेक्ट होता है? तो आंसर है हर एक डाइपोल जो इस नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है,
हर एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। क्या बना सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। हर एक डाइपोल को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दूं तो हर एक डाइपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, वो गोल घूमना शुरू कर देता है। इसी तरह से एक डाइपोल को अगर हम कहीं भी किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हम देखते हैं वो डाइपोल एनर्जी कैरी कर लेता है। इसी तरह से नेचर के अंदर हर एक डाइपोल का जो काम होता है दूसरे डाइपोल की तरह ही होता है। एक डाइपोल जो काम करता है दूसरा डाइपोल भी वो काम करके दिखा सकते हैं, लेकिन क्या हर एक डाइपोल की जो ताकत होती है, जो उसका इफेक्ट होता है, क्या वो दूसरे डाइपोल के बिल्कुल बराबर होता है? आंसर नो। अगर एक डाइपोल का इफेक्ट अगर मैं लूं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में लेना है तो मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 100 यूनिट का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। मैंने एक दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया तो ये वाला डाइपोल भी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड 40 बनाता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो दोनों में से किसकी ताकत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की, किसका इफेक्ट ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का? पहले वाले का ज्यादा था, दूसरे वाले का कम था। तो हम ये बोलेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो मुझे बताती है कि एक डाइपोल की जो ताकत है दूसरे डाइपोल की ताकत से कितना ज्यादा बेहतर है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हमने एक नाम दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक वो फिजिकल क्वांटिटी जो मुझे ये बताती है कि एक डाइपोल का इफेक्ट वो इफेक्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में हो सकता है, कभी एनर्जी कैरी करने में हो सकता है, कभी टॉर्क एक्सपीरियंस करने में हो सकता है, कि किसी भी एक डाइपोल का जो इफेक्ट है वो दूसरे डाइपोल के कंपैरेटिवली कितना ज्यादा है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो मुझे बता दे दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी के साथ। किसके साथ? और आज के बाद हम ये बात नोटिस करेंगे इसमें कि जब भी जिस एक्सप्रेशन में पी आएगा तो पी हमारे लिए एक मेजरमेंट देगा, पी हमें एक आइडेंटिफिकेशन देगा, पी हमें ये बताएगा कि अभी जिस डाइपोल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो डाइपोल कभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में ज्यादा मदद करेगा, उसकी स्ट्रेंथ कभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में ज्यादा होगी, कभी टॉर्क बनाने में ज्यादा होगी, कभी एनर्जी ज्यादा बनाने में होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी के साथ। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक वो फिजिकल क्वांटिटी होगी जो हमें क्या बताएगी? एक डाइपोल की इफेक्टिवनेस, उसकी स्ट्रेंथ, किसी भी चीज में स्ट्रेंथ दूसरे डाइपोल से कितनी बेहतर है, ये पी ही रिप्रेजेंट करेगा कि वो किस चीज में बेहतर है। जहां ये आएगा वहां ये रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि हम आने वाले एक्सप्रेशन में पढ़ेंगे कि अगर मुझे एक डाइपोल से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने है किसी एक पॉइंट पी पर आर डिस्टेंस पर, तो हम ये देखेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है E = 1/4πε0 2p/r⁻³ तो यहां पर P आ गया ना, तो इसका मतलब E इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? P। इसका मतलब P बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? E। तो P इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है और वो ये मुझे बता रहा है कि ये वाला डाइपोल की जो ताकत है, इस वाले डाइपोल की जो ताकत है दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वो किस चीज में बेहतर है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में बेहतर है दूसरे डाइपोल से। इसी तरह से जब हम टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे तो टॉर्क देखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। तो इसका मतलब क्या है? P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? P है इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट, जो मुझे बता रहा है कि ये डाइपोल की इफेक्टिवनेस ज्यादा है किस चीज में? टॉर्क बनाने में। तो अगर मैं एक डाइपोल लूं दूसरा डाइपोल लूं, दोनों डाइपोल को अगर मैं सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? सेम। तो हम देखते हैं एक डाइपोल पे टॉर्क एक्सपीरियंस होती है 200 और एक डाइपोल पे टॉर्क एक्सपीरियंस होती है 50, तो कौन ज्यादा बढ़िया रोटेट करेगा? 200 वाला बढ़िया रोटेट करेगा, तो उसका इफेक्टिवनेस ज्यादा है। तो वो कौन बताएगा इफेक्टिवनेस? डाइपोल मूवमेंट बताएगा। तो जहां पे डाइपोल मूवमेंट आ गया P, वहां पर वो हमें नोटिस करना शुरू कर देता है, वो हमें बताना शुरू करता है, एक रिजल्ट देना शुरू करता है कि ये वाला जो डाइपोल है, ये इस डाइपोल की जो ताकत है दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वो ज्यादा बेहतर है दूसरे से। किस फॉर्म में? टॉर्क बनाने में। नहीं है बात समझ? ऐसे एनर्जी के लिए पढ़ेंगे दिस इज कॉल्ड क्या? पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? दिस इज P × E, माइनस में होती है। ऐसे P भी क्या बता रहा है यहाँ पर? डाइपोल मूवमेंट है भाई। तो ये डाइपोल मूवमेंट बता रहा है एक डाइपोल को अगर हम एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस डाइपोल के पास जो एनर्जी है वो दूसरे डाइपोल से ज्यादा बेहतर है। तो मतलब आपको ये बात नोटिस करनी है, P जिस भी एक्सप्रेशन में P आएगा दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मुझे जो आइडिया देगा ये बताएगा इस डाइपोल की इफेक्टिवनेस, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत दूसरे डाइपोल से कितनी बेहतर है। कभी तो किसी फॉर्म में बताएगा, कभी किसी फॉर्म में, कभी किसी फॉर्म में। ये इसका मतलब होता है। तो डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट में समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो एक फीचर है इस दुनिया में। हर जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल हम बोलेंगे तो हर डाइपोल के पास दो चार्ज होंगे, दोनों पे इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन चार्ज होगा, बस किसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, किसी का मैग्नीट्यूड कम होगा। लेकिन हर एक डाइपोल को हम कब बोलेंगे? जब सबके पास यही फीचर होंगे। तो हर एक डाइपोल तो सभी एक जैसे होते हैं डाइपोल,
सबके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, दोनों सबके पास इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन उस डाइपोल की ताकत क्या है उसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। हम डाइपोल नहीं पढ़ते फिजिक्स में, क्या पढ़ते हैं? डाइपोल की ताकत। तो डाइपोल को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, डाइपोल तो एक फीचर है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक फीचर है जो किसी भी एक चार्ज के चारों तरफ का फ्री स्पेस है, उसे नहीं हम रिप्रेजेंट कर सकते। हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को, उसकी इंटेंसिटी को। ऐसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को नहीं रिप्रेजेंट करते, उस डाइपोल की ताकत को। कभी ताकत तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में होगी, कभी टॉर्क बनाने में होगी, तो हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज बेसिकली व्हाट? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच मेजर द स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस ऑफ ए गिवन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ एन टॉर्क। ये बात समझ में आती है? डेफिनेशन लिखता हूं फिर निकाल के दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी के साथ। और ये होता क्या है? इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी which measure the strength या इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब समझ गए? इफेक्टिवनेस ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जो भी हमारे पास दो डाइपोल होते हैं, अगर डाइपोल को हम बनाएं तो हम देखते हैं कि हमारे पास दो इक्वल चार्ज होंगे और कैसे होंगे? अपोजिट इन नेचर। तो अगर दो चार्ज है मेरे पास Q और Q, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? एक जैसा है, लेकिन ये रहा दोनों का नेचर कैसा है? एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव। तो इसका मैं डिस्टेंस मेजर करना है, तो इसका डिस्टेंस मैं यहाँ से नापूँ, यहाँ से नापूँ, कहाँ से नापूँ? तो हमने एक आइडियली मान लिया इसका डिस्टेंस हम इसके सेंटर से नाप लेते हैं। किससे नापते हैं? तो इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने कितना मान लिया? दिस इज A, और यहाँ से भी कितना मान लिया? दिस इज A। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? दिस इज 2A। तो ये एक डाइपोल का एक नोटेशन बना लिया कि एक डाइपोल को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो एक डाइपोल को, तो उसको किस फीचर से रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव, पॉजिटिव, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना? दिस इज 2A। अब हमें समझना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट तो हमें समझ में आ गया कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी एक डाइपोल की इफेक्टिवनेस, उसकी स्ट्रेंथ को नाप दे, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क, फोर्स को नापने में। लेकिन ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्वांटिटी होती कितनी है? क्योंकि फिजिक्स में हर चीज को हमें क्या करना पड़ता है? क्वांटिफाई करना पड़ता है, उसका इसकी क्वांटिटी निकालनी पड़ती है, कितना है, हाउ मच। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो इसे। या ये एक डाइपोल है, इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इस पे चार्ज कैसा है? दिस इज पॉजिटिव। ये एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, और ये इसका सेंटर है, और इसका डिस्टेंस कहाँ से कंसिडर करते हैं दीपक? यहाँ से यहाँ तक। और ये मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हमें एक छोटी सी नॉलेज पता है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी किसने बनाई होगी? किसी एक पॉजिटिव चार्ज ने बनाई होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है। कैसे होती है? बाहर की तरफ। तो हम ये देखकर समझ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर की तरफ जा रही है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई होगी? किसी एक पॉजिटिव चार्ज ने बनाई होगी। ये बात समझ रहे? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई है? एक पॉजिटिव चार्ज ने। इन अदर टर्म्स, यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम क्या मान सकते हैं? यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज होगा। बात तो समझ आई ना बेटे बात? तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के ये पॉजिटिव चार्ज जिसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, दिस इज E, और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये एक डाइपोल रखा है, तो आप मुझे बता सकते हो कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगी या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल। तो रिपेल करने के लिए फोर्स कहाँ लगाएगा? ऊपर। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगा रही है? ऊपर की तरफ लगा रही है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये जो फोर्स लगेगी, ये फोर्स होगी कितनी? तो हमें पता है ये फोर्स होती है Q इंटू E। कल ही तो पढ़ा हमने, E इज इक्वल टू कितना होता है? F अपॉन में Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कितना लगाएगी? E इंटू Q, जो कि हमने डायरेक्शन बना ली, दिस इज Q इंटू E। इसी तरह से ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगाएगी? नीचे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगी कितनी लगेगी? Q इंटू E। माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर हमने डायरेक्शन इन्वॉल्व कर लिया। नहीं है बेटे समझ? तो हम देखते हैं कि इस डाइपोल पर दो फोर्स काम करना शुरू करती है। अब ये डाइपोल पर अगर दो फोर्स काम कर रही है तो ये डाइपोल क्या करेगा? इस तरह से इसमें रोटेट करना शुरू कर देगा। अगर रोटेशन कर रहा है तो कौन जिम्मेदार है इस रोटेशन के लिए? फोर्स। कौन जिम्मेदार है? फोर्स। नहीं है समझ रहे? तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ इसका? मोमेंट ऑफ फोर्स। और इस मोमेंट को निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है, तो वो क्या है? तो आइए देखिए। तो फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल,
तो इसमें देखिए जरा, तो अगर मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स, और इसे क्या बोलते हैं, दिस इज टॉर्क। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा भाई, तो यहां से आता कि फिजिकल क्वांटिटी कौन जिम्मेदार है घुमाने के लिए, एफ फोर्स, और इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, दिस इज ए, ये तो है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन निकालिए, ये कितना है, दिस इज ए, और ये क्या है, फोर्स, तो डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड। इसकी डायरेक्शन देखो कैसी होगी, ये कैसा है, दिस इज ए, दिस इज एफ, कैसा है, अपवर्ड। तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को डायरेक्टली जोड़ लेंगे। तो ये कितना है, फोर्स इंटू एरिया, तो ये भी कितना आ गया, एफ इंटू ए, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 2F A। नहीं है समझ में? और फोर्स है कितनी, दिस इज Q इंटू ई, कितना बेटे, Q इंटू ई इंटू ए। कैन आई राइट, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं भाई, क्या, तो आंसर है Q, ये तो ना ऐसे बेटे, इंटू 2A इंटू ई, कोई दिक्कत? अब एक बार बता, ये क्या है, टॉर्क, तो टॉर्क इज इक्वल टू Q इंटू 2A इंटू ई। ई क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डायपोल, दो डायपोल, मैंने कितने सारे डायपोल लिए, तो सब डायपोल को हमने क्या करा, एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबको कैसी दी है, एक जैसी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये बताइए, टॉर्क ज्यादा होगा या टॉर्क कम होगा, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ये वाली क्वांटिटी। अगर मैं चार्ज को बढ़ा दूं, मान लो मेरे पास दो चार्ज हैं, दिस इज प्लस Q माइनस Q और प्लस Q, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2A। अब मेरे पास दूसरी क्वांटिटी कितनी है, ये है -3Q, ये कितनी है, +3Q, और इनका डिस्टेंस अभी भी कितना है, 2A। तो मेरा डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, लेकिन यहां पर जिसके चार्ज ज्यादा होंगे उसका क्या ज्यादा होगा, उस पर टॉर्क। नहीं है समझ में? अरे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, दोनों डायपोल के बीच का डिस्टेंस सेम है, लेकिन उनके डायपोल का जो चार्ज था वो चार्ज कैसा है, जिसका ज्यादा होगा वो टॉर्क ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा भाई। दूसरे क्वेश्चन पार्ट में हमने क्या करा कि दो चार्ज लिए, दिस इज -Q, दिस इज +Q, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2A। अब हमने क्या करा, इनके बीच का डिस्टेंस पहले से डबल कर दिया, क्या कर दिया, डबल। वही चार्ज है -Q और +Q, ये डिस्टेंस कितना कर दिया, यहां से यहां तक का, मान लो 2 इंटू 2A, कितना हो गया, 4 टाइम्स कर दिया। तो आप बता सकते हो अगर ये डिस्टेंस डबल हो गया और चार्ज मेरा उतना ही है, तो मेरा टॉर्क क्या होगा, पहले से बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब मेरा टॉर्क ज्यादा होगा, मेरा टॉर्क कम होगा। वो बेसिकली कौन सी क्वांटिटी कंट्रोल कर रही है, ये वाली क्वांटिटी कंट्रोल कर रही है, ये तो कर रही है। तो ये वाली फिजिकल क्वांटिटी जो मुझे बता रही है कि मेरा टॉर्क ज्यादा होगा डायपोल मूवमेंट का, टॉर्क कम होगा, ये वाली फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। क्या कहलाती है, हाँ, तो अभी पढ़ा ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक वो फिजिकल क्वांटिटी जो ये बताती है कि किसी एक डायपोल की ताकत किसमें, अभी टॉर्क बनाने में ज्यादा होगी, कम होगी, वो कौन कंट्रोल कर रहा है। कभी तो उस डायपोल का चार्ज कैलकुलेट कर रहा है, कभी उनके बीच का डिस्टेंस। तो ये वाली जो फिजिकल क्वांटिटी, इसी फिजिकल क्वांटिटी को फिजिक्स में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं। दिस इज नोन एज का इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो ये वाली जो क्वांटिटी है, दिस इज नोन एज का इलेक्ट्रिक एग्जैक्टली डायपोल मूवमेंट, और इसको हमने क्या नाम दिया, दिस इज P। तो ये P किसके इक्वल होता है, आंसर है Q इंटू 2A होता है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू E, और P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है। नहीं है समझ में? अब इस डायपोल मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा सुनिए। अगर मैं बोलता हूं P इज इक्वल टू Q इंटू 2A होता है, तो Q क्या था, तो आंसर है प्लस और माइनस। प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं जो सेपरेट किससे होते हैं, एक लिटिल डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2A। तो ये इसका जो ये कैलकुलेशन है, जिसकी कैलकुलेशन सबसे ज्यादा होगी, हम क्या बोलेंगे, उसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा है। और वो डायपोल मूवमेंट ज्यादा है, तो कभी डायपोल मूवमेंट तो वो टॉर्क बनाने में ज्यादा हो सकता है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में ज्यादा होगा, कभी वो एनर्जी बनाने में ज्यादा होगा, कभी वो वर्क को, फोर्स को वर्क करने में ज्यादा होगा। नहीं है बात समझ में? तो ये वाली क्वांटिटी अगर हम बोलते हैं डायपोल मूवमेंट बढ़ रहा है, तो पक्का या तो उसमें चार्ज बढ़ा होगा या 2A बढ़ा होगा, दोनों में से कुछ तो पक्का बदलेगा। क्योंकि एक डायपोल दूसरे डायपोल से अलग कैसे हो सकता है, तो भाई या तो उनके चार्ज बढ़ेंगे या दोनों के डिस्टेंस बढ़ेंगे, ये तो बढ़ सकता है। अगर ये क्वांटिटी चेंज हो गई तो पक्का क्या चेंज हो गया, डायपोल मूवमेंट चेंज हो गया। ये क्वांटिटी बढ़ गई तो डायपोल मूवमेंट बढ़ गया, डायपोल मूवमेंट बढ़ गया तो उस डायपोल पर लगने वाला टॉर्क भी बढ़ेगा। तो हम बोलेंगे डायपोल मूवमेंट टॉर्क इसलिए बढ़ा क्योंकि उसका डायपोल मूवमेंट इंक्रीज हो गया। समझाई बात? देखकर बताओ ये क्वांटिटी स्केलर है वेक्टर है, समझाई बात? तो
पहली तो बात हमें पता है कि नेचर में हर क्वांटिटी जो रोटेशन के लिए जिम्मेदार होती है वो सारी क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर होती है, तो ये वेक्टर है। दूसरा वैसे ही नॉलेज पे है कि 2a क्या है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट किसका, a टू b, दोनों के बीच के जो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और जब भी किसी एक वेक्टर को स्केलर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नेचर में तीसरी क्वांटिटी जैसी बनती है, वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। 2a क्या है, डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का वेक्टर, स्केलर, क्वांटिटी क्या बनी, वेक्टर। अच्छा अगली बात बताओ पहले, अगर ये वेक्टर है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगी, कहाँ है इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, जरा ध्यान से सुनना। आपको पता है डाइपोल मोमेंट है, काम क्या है इसका, स्ट्रेंथ मेजर करना, किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। किस चीज में, किसी भी चीज में, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में, टॉर्क बनाने में, किसी में। तो नेचर के अंदर वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी चीज की स्ट्रेंथ को मेजर करती है, तो स्ट्रेंथ को मेजर करेगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो नंबर लाइन पर हम स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए कम किधर लेते हैं, लेफ्ट में, ज्यादा कहां लेते हैं, राइट में। तो कम की तरफ, लेफ्ट की तरफ क्या लेते हैं, माइनस, और राइट की तरफ क्या लेते हैं, प्लस। इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ये बात नोटिस करके रखना, इसको याद नहीं करना, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ये बता दिया जाएगा आपको, क्यों ये नहीं बताया जाएगा, इसलिए होती है बेटे क्योंकि स्ट्रेंथ मेजर करता है और नंबर लाइन पे स्ट्रेंथ हमेशा कम से ज्यादा मेजर होते हैं। कम कहां होता है, नेगेटिव, ज्यादा कहां होता है, पॉजिटिव। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। and its direction always from positive charge। ऐसा यूनिट बताइए, आ जाएगा, ऐसा यूनिट बताइए। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, तो कूलम मीटर होती है। और इसके डायमेंशन की बात करें तो कूलम को हम क्या ले सकते हैं, इसको हम दूसरे शब्दों में ले सकते हैं एम्पियर सेकंड, और ये कितना हो गया, दिस इज मीटर। और डायमेंशन की बात करेंगे तो ये क्या है, मीटर की जगह लिखेंगे एल, इसकी जगह लिखेंगे टी, और ये क्या है, नहीं है समझ में। अब एक तो छोटी छोटी सी बात सोचो कि अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि नोट करके याद रखना कि किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को, नंबर फर्स्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर सपोज टू बी, इस चीज को याद कर लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में समझ में आ गया, क्लियर है आपको। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं किसी एक पॉजिटिव चार्ज को रख दूं तो क्या बता सकते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, राइट या लेफ्ट। इसके तरीका हमेशा ध्यान रखो, इसके लिए हमेशा तरीका याद रखो कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ली और इसमें एक चार्ज रख दिया तो ऐसा कंसीडर करो कि यहाँ पर पक्का क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी बिल्कुल भी। अगर यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पॉजिटिव चार्ज ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज को रख दूँ तो दीपक ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा बेटे, रिपेल। तो रिपल्शन के फोर्स कहाँ लगाएगा, इस डायरेक्शन में, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, Q × E। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे सौरभ, तो उस पॉजिटिव चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। कहाँ लगाएगी, अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, इस डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। उल्टा कर, मैंने तुझे बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल A to B डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका आंसर नहीं है समझ में। अगली बात सुनो, इसी तरह से अगर मैं दूसरी बात बोलूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं एक माइनस चार्ज को ले जाऊं तो आप बता सकते हो ये नेगेटिव चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, लेफ्ट या राइट। उसको बताने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पर क्या करो, एक पॉजिटिव चार्ज बना लो। क्यों, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है, चाहते हैं नेगेटिव बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो अगर पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट। तो अट्रैक्शन के लिए फोर्स कहाँ लगाएगा, इधर। और ये फोर्स कितनी होगी, Q × E। नहीं है बात समझ। अब ये फोर्स ज्यादा होगी, ये फोर्स कम होगी, ये वाली, ये कौन डिसाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी। लेकिन फोर्स हमेशा कैसे लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में। तो याद कर लो, हमेशा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे, हमेशा उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे। नहीं है बात समझ में, ये डायरेक्शन।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो आप बता सकते हो ए और बी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए टू बी होगी या बी टू ए होगी, तो क्या होगी, तो आंसर है बी टू ए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा है तो पक्का कि कोई चीज चलती कब है, जब उसके ऊपर फोर्स लगती है, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ने कहाँ लगाई है, इधर, तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज ये, नहीं है समझ। और इसके अपोजिट आप चाहे तो ये भी मान सकते हो कि ये अगर मान लो ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और मैं बोल रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, कैसे आ रही है, ऐसे, तो हम चाहे तो हम यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं, और मान लो इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो हमसे पूछे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ क्या है, मतलब इससे फोर्स की डायरेक्शन बताओ, तो हमें पता है भाई ये वाला नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ये तो खींचा इसने, तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो लगी। इसी तरह से इसी के अंदर अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज रख दूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी ऐसी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रही है और मैं नेगेटिव चार्ज रख दूं, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये फोर्स कहाँ लगेगी, उल्टा, तो हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा चलते हैं। तो आप चाहे जैसे मर्जी लीजिए, बात एक ही होती है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्या मुझे दोबारा बताना है, तो ये बात ध्यान रखिए, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा, नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में, और ये चलेंगे, ये इनका बिहेवियर है। उसके बाद आप आगे देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लोगों ने एक बात नोटिस करी, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज 0 होता है, तो क्या एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, एक डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है, 0, क्योंकि एक सिस्टम है भाई, सिस्टम का नेट चार्ज 0 है, तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, नो। अच्छा क्यों, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है, एक चार्ज पार्टिकल, और नेट चार्ज कितना है, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता, लेकिन बनाता है, और क्यों बनाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, समझ आई बात। अब थोड़ा सा एक बात देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि अगर ये पॉइंट चार्ज है, प्लीज ये पॉइंट चार्ज है सपोज टू बी क्यू, और ये पॉइंट चार्ज क्यू है जो r डिस्टेंस पे किसी एक पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और हमें पता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। तो दिक्कत, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहीं पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है मेरे पास, क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये कौन था, पॉइंट चार्ज, और ये मैंने क्या लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव, थोड़ा ध्यान से सुनना, और ये डाइपोल का सेंटर है, और मान लो मैं किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, इस पॉइंट पर, डन। तो मुझे अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे यहां से, दिस इज पॉइंट पी, और यहां से हमने क्या करा, इस वाले पॉइंट से यहां तक का कोई डिस्टेंस मान लिया, दिस इज सपोज टू बी r, कितना मान लिया, r, सेंटर से ले लो, ये डिस्टेंस कितना मान लिया, r, तो मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं, तो क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो देख लेते हैं। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज दिस इज a, और ये पॉइंट क्या है b, सेंटर से भी ले सकते हो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, चाहे यहाँ से कंसिडर कर लो। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, अवे, बाहर की तरफ जाएगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस पे p पे, बनाने वाला कौन है, a, ये तो है। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा, बनाएगा, और हमें पता है नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इनवर्ड, p पे बनी, बनाने वाला कौन है, b। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये दो फोर्स के, ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में अपोजिट है, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, आंसर है नो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एक पॉइंट से, ये डाइपोल के नाम पर दो पॉइंट चार्जित हो गए, इससे इसका डिस्टेंस कितना है, r, इससे इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, तो आपको पता है ये डिस्टेंस कितना r, और ये डिस्टेंस कितना, दिस इज 2a, तो ये डिस्टेंस बढ़ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, r² के, तो इस वाले चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, कम है, इसलिए ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी EPA, इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, ज्यादा। लेकिन ये वाला नेगेटिव चार्ज जब इस P पॉइंट पर इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो इसका डिस्टेंस r+2a हो गया, तो ये डिस्टेंस बढ़ गया, तो इस पॉइंट पर बनने वाली ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम, तो देयर इज अ नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बना पाता है जबकि उसका नेट चार्ज 0 होता है, तो आंसर है इसलिए बना पाता है
क्योंकि उस डायपोल के पास लेंथ होती है। क्या होती है? लेंथ होती है, और वो लेंथ ही उसके लिए एक भागीदारी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, जिसकी वजह से नेट चार्ज जीरो होने की वजह से भी वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में सक्षम रहता है। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि यही नंबर तीसरा, यही प्लस और माइनस चार्ज, जितना ये पॉजिटिव चार्ज है उतना ही मैं एक नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पर रख दूं, किसी एक पॉइंट पर रख दूं, और मैं फिर से मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं आर डिस्टेंस से इस पी पॉइंट पर ही, तो हम देखते हैं ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। किस डायरेक्शन में बनाएगा? इस डायरेक्शन में। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएगा? इस डायरेक्शन में। तो आप बता सकते हो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम, क्योंकि यहां से यहां तक का दोनों का चार्ज सेम है, दोनों का आर सेम है, तो दोनों से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी? 0। और एक डायपोल एक पॉइंट चार्ज होता नहीं है, हो नहीं सकता, इसलिए एक डायपोल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ही बनाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल याद करो, इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग द नेट चार्ज of an electric dipole is 0 in spite it can form electric field because of its length। नहीं है समझ? उसका देखो एक क्वेश्चन है बड़ा छोटा सा कि आपसे बोला कि ये दो प्लेट्स है, इस प्लेट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, और यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस होगा, दिस इज एक्स। और इन दोनों प्लेट के बीच में कैसी बन रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करती है? +2 माइनस। तो इस डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड काम करे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पैरेलल लाइंस के साथ। क्या आ गया? और नॉन यूनिफॉर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अनपैरेलल लाइन के साथ। तो ये वाली फील्ड लाइंस कैसी होती है? अनपैरेलल, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म है। और पैरेलल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये। यूनिफॉर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पैरेलल लाइन के साथ। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका क्वेश्चन ये था कुछ ऐसा, क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो दो प्लेटों से जनरेट हो रही है। यहाँ पर ये जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन रखा है, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा है। तो यहाँ से इस प्लेट ए से एक प्रोटॉन ए से बी की तरफ चलना शुरू करता है, इस प्लेट बी से एक इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ चलना शुरू करता है। अगर दोनों के दोनों ये चार्ज पार्टिकल एक ही टाइम पे चलना शुरू करें, तो आप में से बता सकता है मुझे कि विच वन विल रीच फास्टर ऑन द अनदर प्लेट। क्वेश्चन ये है, if proton P and electron E start moving together in uniform electric field, so which one of them will reach faster on another plate? तो देखो जरा, तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन, अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहे हैं तो दोनों ही चार्ज पार्टिकल हैं, तो दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाती है और नेगेटिव चार्ज पे इसके उल्टे डायरेक्शन में। तो इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाएगी। ये फोर्स होती कितनी है अगर बात करें, तो ये फोर्स होती है F = Q × E। और नेचर में फोर्स क्या क्रिएट करती है? एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? EQ/m, ये तो होगा। अब ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में से किस पे ज्यादा लग रही है? सेम। दोनों में से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से दोनों में से किसका चार्ज ज्यादा है? सेम। अब दोनों में, अच्छा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मास भी सेम होता है? नहीं। हमें पता है कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो मच लार्जर देन होता है किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1837 गुना ज़्यादा होता है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से। तो प्रोटॉन का मास कैसा है? ज़्यादा है ना भाई। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? मास के। जो कि प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा? कम। और जिसका एक्सेलरेशन कम होगा वो स्लो पहुँचेगा, स्पीड कम होगी ना उसकी। तो इसका मतलब प्रोटॉन जो है वो अपोजिट प्लेट पे यहाँ से चल के ए से बी पे जब प्रोटॉन पहुँचेगा तो उसे क्या लगेगा? वो लेट पहुँचेगा।
जबकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कम होता है, तो वो एक्सेलरेशन फास्ट होगा तो वो जल्दी पहुंचेगा। सो यहाँ से एक बात समझ में आई। सो इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लोअर, सो इट रीच फास्टर ऑन another plate with high acceleration, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन सुनो, मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगता है, तो हम इसकी टाइम की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, देखो आपने एक इक्वेशन पढ़ी है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पढ़िए नहीं पढ़िए? तो S क्या है, डिस्टेंस है जो यहाँ से यहाँ तक दोनों ने ट्रेवल करा, वो कितना दोनों के लिए सेम आ जाएगा, क्या है S। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की कितनी थी 0, और ये क्या 1/2, ये क्या एक्सेलरेशन जो दोनों के लिए कितना था e/m, और t क्या है टाइम का स्क्वायर। अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ गया 2mx, और इसको इससे डिवाइड करूँ तो कितना आ गया e/, और ये कितना आ गया t²। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूँ तो इसका रूट हटा के मैं यहाँ t लगा सकता हूँ। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा समझिए, इसमें ये जो टाइम पीरियड है ज्यादा होगा कम होगा किस पर डिपेंड कर रहा है, सुन, x दोनों के लिए कैसा है सेम, दोनों के लिए सेम, 2 कैसा है दोनों के लिए सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है सेम, चार्ज दोनों का ऐसा है सेम, तो टाइम ज्यादा होगा कम होगा वो कौन डिसाइड कर रहा है, अन्ना, यस मास। तो जिसका मास जितना ज्यादा होगा टाइम उतना ज्यादा लेगा, और मास क्या है प्रोटॉन का ज्यादा होता है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ज्यादा टाइम कौन सा लेगा प्रोटॉन, कौन देर में पहुंचेगा प्रोटॉन, ज्यादा टाइम लेने वाला लेट पहुंचता है, यह समझ में। तो प्रोटॉन विल स्लोअर, प्रोटॉन कैसा होगा स्लोअर होगा, नहीं है समझ में। एक छोटा सा क्लियर, इस ये न्यूमेरिकल्स में भी आ जाता है, आपसे पूछता है कि टाइम पीरियड बताओ तो आपको सब कुछ दे के रखा है, इतना डिस्टेंस है तो ये फार्मूला लगेगा, इसमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए फार्मूला यूज करोगे। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि एक आपको चार्ज दे रखा है Q1 और एक चार्ज दे रखा है Q2 इज इक्वल टू 0, और मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज इट सिग्निफाई, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, दो अपोजिट चार्ज हैं। तो पहली बात तो ये शो कर रहा है चार्ज एडिटिव हो सकते हैं नेचर के अंदर, है ना। दूसरा शो कर रहा है कि ये दोनों जो चार्ज हैं वो कैसे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, और दिस इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग नेट चार्ज, यह समझ आए, ठीक है बेटे, पढ़ के आएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।